नादरीन, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल वाच करें। यह सबक आमोज़ स्टोरी हकीकत पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्शा वाला रोज़ाना अपनी बीवी रुखसाना को कंपनी ऑफिस के गेट पर छोड़कर जाता। वो बहुत खुश था कि इसकी बीवी को एक अच्छा रोज़गार मिला है, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली है। कंपनी का सीईओ और रुखसाना को बहुत पसंद करता था और इसने रुखसाना से एक बार कहा कि तुम्हें पुराने से रिक्शे में आने की ज़रूरत नहीं, मेरे ऑफिस की गाड़ी तुम्हें घर से पिक करेगी और फिर शाम को घर ड्रॉप भी करेगी। रुखसाना ने अपने शौहर को मना किया कि अब मुझे रिक्शे पर ऑफिस ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे बॉस की गाड़ी मुझे घर से ही पिक करेगी। ताहिर ने जब यह सुना तो कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी हो। कुछ अर्सा बाद कंपनी के सीईओ ने रुखसाना से कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं, तुम लाखों में एक हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपना बनाना चाहता हूँ। रुखसाना सारी रात बॉस की इस ऑफ़र के बारे में सोचती रही। फिर यही सोच कर ताहिर से तलाक ले ली कि ताहिर के साथ ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरेगी। ताहिर से तलाक लेने के बाद इसने कंपनी के सीईओ से शादी कर ली। बेचारा ताहिर जब ये रिक्शा चलाता तो इसे अपनी बीवी रुखसाना याद आ जाती। वो रुखसाना की याद को दिल से निकालना चाहता था, लिहाजा रिक्शा ही बेच दिया। रुखसाना की तस्वीरें जला डालीं और इसके कपड़े, इन पर भी पेट्रोल छिड़क दिया। घर की तमाम चीज़ें जो रुखसाना की याद दिलाती थीं, इन्हें जला डाला और एक वर्कशॉप पर काम करने लगा। एक दिन रुखसाना एक बड़ी सी गाड़ी में अपने शौहर के साथ ताहिर की वर्कशॉप पर आई तो ताहिर दूसरी बार भी एफए में फेल हुआ था, जबकि इस वक्त रुखसाना बीएससी में अच्छे नंबर लेकर पास हुई थी। ताहिर मैट्रिक भी बामुश्किल पास कर पाया था। एफए में जब दूसरी बार फेल हुआ तब इसने तालीम को खैर बद कह दिया और कॉलेज ही जाना छोड़ दिया। रुखसाना को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। रुखसाना की वालदा अपने शौहर के साथ बैठी थी। वैसे तो वह अपने शौहर का बहुत अदब करती थी। अजीज़ साहब के किसी भी फैसले पर इसे एतराज़ नहीं होता था। इसने बहुत ही मुअद्दब अंदाज में अपने शौहर से कहा कि देखिए, आपने बचपन में ही ताहिर और रुखसाना का रिश्ता तय कर दिया था। इनकी मंगनी ख़ानदान के बड़ों की तरफ से तय हो चुकी थी, जबकि ताहिर के हालात आपके सामने हैं। इसने तालीम ही छोड़ दी। हमारी बेटी एक अच्छे इदारे में पढ़ रही है, कल को इसको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। आप तो रुखसाना के वालिद हैं, आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हुए हैं। दिल पर हाथ रख कर बताएँ कि क्या ताहिर और रुखसाना का जोड़ है। मैं आपके किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप अपने बच्चों के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन ये बात काफ़ी अरसा से मुझे सता रही थी, मेरे दिल में थी, अपने दिल का हाल आपसे बयान किया। अजीज़ साहब ने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कह रही हो। मैं मानता हूँ कि रुखसाना और ताहिर का कोई जोड़ नहीं, लेकिन वो मेरे मरहूम भाई की औलाद है। भाई साहब के हम पर कितने एहसानात हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे तो कारोबार में खसारा हो चुका था। भाई साहब ने हमारी हमदर्दी की। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि ताहिर पढ़ लिख जाए, मगर अफसोस कि वो पढ़ लिख ना पाया। इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वह पढ़ना चाहता था, बस पढ़ाई में कुछ कमज़ोर था। मगर एक बात की मैं गारंटी तुम्हें दे सकता हूँ कि ताहिर हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा, इसकी बहुत इज़्ज़त करेगा। बहुत शरीफ लड़का है, अपने घर का बच्चा है, अपना खून है, लिहाजा इस लिहाज से तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अजीज़ साहब ने अपनी बीवी को तो मुतमईन कर लिया, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या मेरी बेटी रुखसाना भी इस रिश्ते पर खुश है, क्योंकि जब इसकी मंगनी तय की गई थी तब तो रुखसाना बहुत छोटी थी, अब वो बाशऊर बालिग लड़की है। मुझे अपनी बेटी की मर्ज़ी भी एक बार पूछ लेनी चाहिए। फिर मौका देखते हुए एक बार इसने अपनी बेटी रुखसाना से बात की और इसे यही कहा कि बेटी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ताहिर के साथ तुम्हारी मंगनी बचपन में ही तय कर दी गई थी। पहले तो तुम लोग पढ़ लिख रहे थे तो मैं मुतमईन था, लेकिन ताहिर आगे ना पढ़ सका, वो फेल हो गया। एफए के बाद इसने तालीम को खैरबाद कह दिया। मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ, क्या तुम दिली तौर पर मुतमईन हो इस रिश्ते पर? कोई एतराज़ तो नहीं? अगर तुम्हें इस रिश्ते पर किसी किस्म का एतराज़ है तो मैं आज ही ये रिश्ता ख़त्म कर देता हूँ। हालांकि ताहिर मेरा भतीजा है, मुझे अजीज़ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं कर सकता।
तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। रुखसाना ने जब बाप के मुंह से ये अल्फाज सुने तो कहा, अब्बा जान, मुझे यहाँ पर भरोसा है, आपने जो भी मेरे लिए फ़ैसला किया, मुझे आपके किसी फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। अजीज़ साहब ने अपनी बेटी को दुआएं दी और कहा, खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब का नेक करे। अजीज़ साहब अपनी बेटी की जल्दी शादी करना चाहते थे, लेकिन रुखसाना ने ही इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी मास्टर्स की तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, इसके बाद ही शादी करूँगी। अजीज़ साहब ने अपनी बेटी की ख्वाहिश पर अमल किया और रुखसाना ने दिल लगाकर पढ़ना शुरू किया। अभी इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने में 2 साल मज़ीद रहते थे, लेकिन वो अभी से ही कोई पार्ट टाइम जॉब तलाश कर रही थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो अपने घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि इसके वालिद के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं हैं। रिटायर्ड होने में जो पेंशन इसे मिली थी, वो अपनी इससे बड़ी 2 बहनों की शादी पर सारे पैसे लग गए और अब इसके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। एक ही प्लाट है और रुखसाना नहीं चाहती थी कि अब्बा जान मेरी शादी पर वो प्लाट फ़रोख्त कर दें, क्योंकि अब्बा जान का इरादा था कि वो हज की सआदत हासिल करे। अपनी बीवी को भी हज करवाना चाहता था, लिहाजा रुखसाना ने अपने वालिदैन की इस ख्वाहिश पूरी करने के लिए अभी से ही जॉब की तलाश शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी में इसकी काफ़ी अच्छी दोस्त बनी और इसी के मोहल्ले की एक लड़की थी जिसका नाम किरण था। इसे यह बात मालूम थी कि डिग्री मुकम्मल होने पर रुखसाना की इसके कज़न ताहिर के साथ शादी होगी। किरण ने पूरी यूनिवर्सिटी में यह बात मशहूर कर दी कि जिससे रुखसाना की शादी होने वाली है, रुखसाना का वो कज़न मैट्रिक पास है और एफ़ए पास ना कर पाया। ताहिर का जिक्र करके वो इससे छेड़ती थी और मुख्तलिफ लड़कियां फ़िक्रे भी कशती थीं, मगर रोज़ाना की बुनियाद पर इसने किसी को कोई जवाब ना दिया, ना ही इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान दिया। वो अपने काम से हमेशा काम रखती थी और ख़ुद कुछ करना चाहती थी। जैसे ही रुखसाना की तालीम मुकम्मल हुई तो घर वालों ने रुखसाना की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की रात ताहिर रुखसाना के सामने आया और इससे कहा कि देखो, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तुम एक लायक और पढ़ी लिखी लड़की हो, जबकि तालीमी मैदान में मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का मुकाबला नहीं। मैं तो मैट्रिक से आगे पढ़ ना सका, मगर एक चीज़ का मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मुझसे कभी तुम्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो पिछले कई माह से पैसे जमा कर रहा था और सलामी में इसने रुखसाना को 20,000 रुपये दिए और एक सोने की अंगूठी भी दी। रुखसाना खुश थी कि ताहिर जैसा भी है, लेकिन वो मेरी केयर करने वाला और हमदर्द है। ऐसे लोग आने में बहुत ही कम होते हैं। ताहिर ने अपना एक रिक्शा लिया, रिक्शा चलाकर ही वो रोज़ी कमा रहा था। रुखसाना ने जिस इदारे में भी अप्लाई करना हो या फिर इंटरव्यू देना हो तो वो अपने शौहर के साथ रिक्शे पर ही जाती थी। इसने ताहिर से यही कहा कि बस दुआ करना कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। रुखसाना ने शहर की अच्छी अच्छी कंपनियों में अप्लाई किया, मगर मसला ये था कि रुखसाना को तजर्बा नहीं था काम का और अक्सर कंपनियां तजर्बे का तकाजा करती थीं। आज इसने एक आईटी कंपनी में इंटरव्यू के लिए कॉल हुई तो इसने अपने शौहर ताहिर को फ़ोन किया कि रिक्शा लेकर आ जाओ, फ़लाँ जगह मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। इसने ताहिर से कहा कि 30 मिनट के अंदर आने की कोशिश करना, मगर 30 मिनट गुजर जाने के बावजूद ताहिर ना आया। वो बार बार अपने शौहर को कॉल कर रही थी, मगर ताहिर इसकी कॉल उठा ही नहीं रहा था। इसे इस बात का गुस्सा था कि मेरा इतना अहम इंटरव्यू है और इसके शौहर को इस बात की कदर ही नहीं। तकरीबन 1 घंटे के बाद ताहिर घर आया तो रुखसाना से कहा कि जल्दी तैयारी करो। रुखसाना ने खफा होकर कहा कि अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरव्यू का वक्त गुजर चुका है। ताहिर ने इससे माजरत की कि एक फैमिली थी जिनको मैं शहर से बाहर देहाती इलाके में लेकर जा रहा था। वैसे तो मैं शहर से बाहर अपना रिक्शा लेकर नहीं जाता, लेकिन वो काफ़ी मजबूर थे, इसलिए मैं उनको इनकार न कर पाया। मैंने तो इनसे किराया भी नहीं लिया और इसके बाद
اور اس کے بعد آیا ہوں، دیکھو میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ تمہارا انٹرویو کامیاب ہوگا اور تمہاری سلیکشن ہو جائے گی۔ رخسانہ کسی صورت انٹرویو کے لیے نہیں جا رہی تھی، لیکن اپنے شوہر کی ضد پر وہ بتائے گئے ایڈریس پر پہنچی۔ طاہر نے گیٹ کے باہر اپنا رکشہ کھڑا کیا اور رخسانہ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ کمپنی کے باس نے اپنے آفس سے ہی رخسانہ کو گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ رخسانہ کی شخصیت سے کافی متاثر ہوا اور وہ اسے پسند بھی آئی۔ مینیجر صاحب نے رخسانہ سے کہا کہ سوری، آپ لیٹ ہو چکی ہیں، اب آپ کا انٹرویو ممکن نہیں۔ یہ سن کر رخسانہ کافی پریشان ہوئی، وہ دل ہی دل میں اداس تھی اور واپس آ رہی تھی کہ اچانک مینیجر نے اس سے پیچھے سے آواز دی، کیونکہ کمپنی کے پاس شاکر علی نے مینیجر سے کہا کہ اس لڑکے کا انٹرویو ضرور لینا ہے۔ پھر اس کا انٹرویو لیا گیا۔ یہاں بھی تجربے کی ضرورت تھی اور ایکسپیرینس سٹاف کو ہی جواب دینا تھا، لیکن سیٹ شاکر علی کی سفارش پر رخسانہ کی سلیکشن ہو گئی۔ انٹرویو لینے والے پینل نے رخسانہ سے کہا کہ 2 دن بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آیا آپ کی سلیکشن ہوئی ہے یا نہیں۔ رخسانہ واپس آئی تو طاہر انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے رخسانہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیسا ہوا انٹرویو۔ رخسانہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ پہلے تو میں لیٹ تھی اور مجھے واپس بھیج دیا گیا، لیکن پھر اچانک جس شخص نے مجھے واپس بھیجا اس نے مجھے بلایا اور میرا انٹرویو لیا گیا۔ انٹرویو تو اتنا خاص نہیں ہوا، لیکن پینل کی طرف سے مجھے امید ہے کہ میری سلیکشن ہو جائے گی، باقی اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ طاہر اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا کہ تمہاری سلیکشن ہو جائے گی، میرا دل کہتا ہے، بس ایک بار اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ لو۔ اس نے رخسانہ کو رکشے میں بٹھایا اور دونوں گھر واپس آئے۔ طاہر نے اپنا رکشہ ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے روکا تو رخسانہ اس سے پوچھنے لگی کہ آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ڈنر اس ریسٹورنٹ سے ہی کریں گے۔ رخسانہ نے کہا کہ رہنے دیں، فریج میں سالن پڑا ہے اور وہ ہم پر کافی ہے، آپ ایسا نہ کریں، کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہیں؟ جس پر طاہر نے رخسانہ سے کہا کہ میں یہ کس لیے کما رہا ہوں، میرے کمانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں تم پر خرچ کروں، تمہیں خوش رکھوں۔ اگر میں نے تم پر خرچ نہ کیا، تمہیں خوش نہ رکھ سکا، تو میری یہ کمائی کس کام کی ہے؟ پھر طاہر نے اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ کے اندر لے گیا۔ رخسانہ نے اپنی پسند کا اچھی سی ڈش کا آرڈر بھی دیا اور آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ کافی عرصے بعد اس نے ایک اچھا کھانا کھایا اور طاہر اس کے چہرے کی خوشی کو محسوس کر رہا تھا۔ 2 دن بعد کمپنی کی طرف سے رخسانہ کو کال بھی موصول ہوئی اور اسے بتایا گیا کہ آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے۔ رخسانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طاہر بھی اپنی بیوی کے لیے بہت خوش تھا، کیونکہ وہ اس کا خواب تھا کہ رخسانہ کو اچھا سا روزگار مل جائے۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنی بیوی کی رات کے لیے دعا مانگتا تھا۔ وہ خود تو نہ پڑھ سکا، لیکن اسے اپنی بیوی سے امید تھی کہ وہ باعزت روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آج رخسانہ کی سلیکشن تھی اور وہ آفس میں آئی تھی۔ 60,000 ابتدائی تنخواہ مقرر ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ بونس بھی تھے جو ہر ماہ سے دیے جانے تھے۔ جو وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی اور اس نے طاہر کو بتایا کہ طاہر نے یہی کہا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری سلیکشن ضرور ہو جائے گی۔ ابھی کمپنی کو جوائن کیے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک رخسانہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ وہ جب آفس سے گھر واپس آئی تو اس کا سر چکرا رہا تھا، بار بار متلی آ رہی تھی۔ طاہر سے ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹر نے طاہر کو مبارکباد دی کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ سن کر طاہر کو بہت خوشی ہوئی اور اس نے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو بھی بتائی۔ بچے کی پیدائش پر رخسانہ نے کمپنی سے 2 ماہ کی چھٹی لی اور اسے اس پیریڈ کے دوران چھٹی بھی دے دی گئی۔ اللہ نے طاہر کو ایک چاند سا بیٹا دیا، طاہر نے اس کا نام مراد رکھا۔ طاہر کا خواب تھا کہ وہ خود تو نہ پڑھ سکا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو ضرور تعلیم دلوائے گا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی طرح ایسے رکشہ نہ چلائے اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ رخسانہ آفس میں جاتی تو طاہر اپنے بیٹے کو سنبھالتا، اس کا بہت خیال رکھتا اور اس کا بیٹا طاہر سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ مراد شروع میں تو بہت صحت مند تھا، لیکن پھر 2 سال بعد بہت کمزور ہو گیا۔ جس عمر میں بچے چلنا شروع کر دیتے تھے اسی عمر میں مراد بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں بہت کمزور تھیں اور پیٹ پھولا ہوا تھا۔ کئی عرصے تک اس کا علاج چلتا رہا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ رخسانہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح مراد اس کے ساتھ ہی رہے، وہ مراد سے جدا نہ ہو پائے۔
लेकिन जॉब भी इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसी की जॉब से घर का सर्कट चल रहा था। डॉक्टर ने यही कहा कि मुराद के पेट में पानी जमा हो जाता है और इसके मसल्स का इशू है। पट्टे कमज़ोर होने की वजह से इससे खड़े होने में दुश्वारी का सामना रहता है। तैयार अपने रिक्शे पर ही रुखसाना को कंपनी के ऑफिस के मेन गेट तक छोड़कर जाता और फिर शाम को वापस घर भी ले आता। जब तक रुखसाना ऑफिस में रहती वो बच्चे का बहुत ख्याल रखता, इसे खिलाता पिलाता। लेकिन जब भी वो अपने बेटे की तरफ देखता तो इसका दिल बहुत दुखता। डॉक्टरों ने यही बताया कि इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए मुराद को अमेरिका ले जाना होगा। जब तैहर ने ये सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा इसके लिए तो मुमकिन नहीं कि वो अपने बेटे को इलाज के सिलसिले में अमेरिका ले जाए। रोज़ाना रिक्शा चलता था तो घर का खर्च पूरा होता है। तकरीबन 40 से 50 लाख वो कहाँ से लाता, जिसके लिए वो अपने बेटे का इलाज करवाता। आज सर शाकिर अली ने अपने ऑफिस से ही देखा कि रुखसाना का चेहरा उतरा हुआ था। वो सोच में गुम थी, बहुत परेशान थी। सर ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि रुखसाना को ऑफिस में बुलाएं। इसके बाद सेक्रेटरी रुखसाना से कहा कि आपको सर बुला रहे हैं। रुखसाना ऑफिस में आई तो सर शाकिर अली ने रुखसाना को बैठने का कहा और इससे यही कहा कि आज आप परेशान लग रही हैं, खैरियत तो है? आप मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं, मुझसे जितना मुमकिन हुआ मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन रुखसाना इससे नहीं बताना चाहती थी। सर शाकिर ने कहा, चलें आपकी मर्ज़ी, आप मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कम से कम आप मेरी कदर कीजिए। आप इतनी हसीन व जमील हैं और जब आप इस पुराने रिक्शे में ऑफिस आती हैं तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। आइंदा ऑफिस की एक स्पेशल गाड़ी आपको घर से पिक करेगी और फिर घर ड्रॉप भी करेगी। आपको रिक्शे पुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रुखसाना हैरान हुई। इससे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो हैरान थी कि सर इस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। इसने शाकिर साहब का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो घर आई और तैहर से कहा कि आइंदा मुझे रिक्शे पर ऑफिस छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर से ही मुझे ऑफिस की एक नई गाड़ी पिक करेगी और फिर छुट्टी के बाद ड्रॉप भी करेगी। ये सुनकर ताहिर हैरान हुआ, मगर इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ना दी। मगर रुखसाना कुछ सोच रही थी। वो यही सोच रही थी कि सर की मेहरबानी के आखिर वजह क्या है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि कंपनी के सीईओ ने दोबारा रुखसाना को अपने ऑफिस में बुलाया। वो रुखसाना से यही कहने लगा कि मैंने बहुत कोशिश की कि ये बात आपसे ना कहूँ, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैं अपने दिल के हालात आपके सामने लाया हूँ और ये बात करने पर मजबूर हुआ हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये जानते हुए कि आप एक बच्चे की माँ हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, न जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि इस रिक्शे वाले से आपकी शादी आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। वह आपके बिल्कुल काबिल नहीं। आप अपने आप को देखें और अपने शौहर को, किसी एंगल से भी वो आपका मैच नहीं है। मैं आपको किसी सूरत मजबूर नहीं करूँगा, बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल के दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले हैं। मैंने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि जिस लड़की की मुझे तलाश थी वो मुझे नहीं मिली, और आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही वो लड़की हैं जिसकी मुझे तलाश थी। जिस दिन आप इंटरव्यू देने आई थी उसी दिन पहली नज़र में मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी थी। मैं आपके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर आप मेरी ये ऑफ़र ठुकरा भी दें तब भी आपकी जॉब बरकरार रहेगी, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मगर सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपके सामने दो रास्ते पड़े हैं, एक ताहिर का रास्ता, दूसरा मैं जो आपकी ज़िंदगी को जन्नत बनाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अपना महल नुमा घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपके बच्चे को भी दिल से कबूल करूँगा। रुखसाना ने अपने सर को कोई जवाब ना दिया। वो वहाँ से जल्दी से वापस आई। आज सारी रात वो सो ना सकी। बार बार सर शाकिर की बातें इसके दिमाग में आ रही थीं। ताहिर इससे यही पूछ रहा था कि क्या बात है, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, लेकिन इसने ताहिर को कुछ ना बताया, बस ऐसी तबीयत ख़राब का बहाना किया। लेकिन यह हकीकत थी, वो सर शाकिर के बारे में सोच रही थी। इतना बड़ा आदमी, खूबसूरत भी है, शख्सियत भी बाकमाल है, किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकता है, लेकिन इसने मुझसे ही शादी की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। मैं इतनी खूबसूरत हूँ। वो बार बार अपने आप को आईने के सामने देखती और दिल ही दिल में मुस्कुराती और कहती, रुखसाना अपने आप को पहचानो,
तुम इतनी भी गई गुजरी नहीं हो। फिर आईने से फुर्सत मिली तो इसके बाद वो अपने बेटे के पास आई। मुराद की तरफ देखकर अपने आप से यही कह रही थी कि अगर इस घर में रही तो मुराद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। 4 बरस का हो चुका है लेकिन अभी तक ठीक से बैठ भी नहीं सकता। क्या मेरा लाल सारी ज़िंदगी यूं ही मजदूर रहेगा? इसने काफ़ी सोचा और इसी नतीजे पर पहुंची कि सर शाकिर की तरफ से इसके ऑफ़र को कबूल कर ले, खुद भी अपनी ज़िंदगी जिए और अपने बेटे का भी अच्छे तरीके से इलाज करवा सके। आज इसने खुद से यही कहा कि जैसे ही सुबह होगी मैं ताहिर से बात करूंगी अपने बच्चे के लिए। सुबह हुई तो ताहिर के पास आई। ताहिर से कहा कि मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या आप चाहते हैं कि मुराद का इलाज हो? ताहिर ने कहा कि कैसी बात कर रही हो, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा। हमारा बेटा हमारी ज़िंदगी है और अपने बेटे के लिए तो मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूँगा। रुखसाना ने कहा कि जान देने की ज़रूरत नहीं, बस अगर चाहते हो कि मुराद का इलाज हो तो मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। ये सुनकर ताहिर हैरान हुआ। वह रुखसाना के चेहरे की तरफ देखने लगा। ये तुमने कैसी बात की है, तुम्हें छोड़ दूँ? साफ साफ को क्या कहना चाहती हो? रुखसाना ने यही कहा कि मुझे तलाक दे दो, इस घर में रहकर मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकती। ताहिर ने कहा कि तुम शायद जोश में हो या अपने होश खो चुकी हो। रुखसाना ने यही कहा कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो मुझे आज़ाद कर दो, और ये बात मेरे बाप को बताने की भी ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि अब्बा मुझे इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरे बेटे का ठीक तरीके से इलाज मुमकिन हो पाए। तुम्हारे साथ रहते हुए तो ये मुमकिन नहीं। ताहिर सब समझ चुका था। इसने रुखसाना से यही कहा, यह परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इसने रुखसाना को तलाक दी और तलाक के बाद वो अपने बेटे को लेकर अपने बॉस सर शाकिर अली के पास चली गई। सर शाकिर ने रुखसाना से निकाह किया और फिर इसे एक अलग घर में रखा। इससे पहले भी सर की एक शादी थी और इससे 3 बच्चे थे। इसने रुखसाना से झूठ बोला था कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, मगर इस बात से रुखसाना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शादी के बाद वो सर शाकिर अली पर ज़ोर दे रही थी कि मेरे बेटे का इलाज करवाएं। 5 बरस का हो चुका है लेकिन अभी तक अपने पैरों पर चल नहीं सकता। सर शाकिर अली ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगले महीने ही हम मुराद को लेकर अमेरिका चले जाएंगे और इसका इलाज होगा और फिर ये अपने पैरों पर चल फिर सकेगा। मगर मुराद हर वक्त अपने बाप को याद करता, वो ताहिर को याद कर करके रोता। मुराद की इस बात की वजह से जहाँ रुखसाना बहुत परेशान थी, वहाँ शाकिर अली भी अब बच्चे से बेजार हो रहा था। वो यही सोच रहा था कि इसका इलाज करवा के इसे वापस बाप के पास भेजना ज़रूरी है, वरना ये तो हमारा जीना हराम कर देगा। ना दिन का सुकून ना रात का चैन, बस हर वक्त अपने बाप को याद करता रहता है और रोता रहता है। पहली फुर्सत पर वो रुखसाना के साथ अमेरिका चल गया और मुराद का इलाज करवाया। ये 3 महीने का इलाज था जिसमें मुराद को कुछ एक्सरसाइज करवाई गई और साथ साथ इसका इलाज भी चलता रहा, हत्ता कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रुखसाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो 5 बरस बाद अपने बेटे को पैरों पर खड़ा होकर चलता हुआ देख रही थी और बहुत खुश थी। लेकिन मुराद अमेरिका जाकर भी अपने बाप को ना भूल पाया। इसने दिन रात अपने बाप के साथ ही गुजारे थे। जब रुखसाना ऑफिस जाती तब भी वो ताहिर के पास ही रहता और रात को सोता भी अपने बाप के साथ ही था। रुखसाना को इस बात का यकीन नहीं था कि मुराद ऐसा करेगा, अपने बाप के साथ इस कदर अटैच होगा। इसने कई बार मुराद को डांटा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपने बाप को भूल जाओ, वो मर गया है। लेकिन मुराद किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। शाकिर अली ने रुखसाना से यही कहा कि तुमने जैसे कहा मैंने वैसे किया, तुम्हारे बेटे का इलाज करवाया, लेकिन अब इसके दिल की बेचैनी का इलाज इसका बाप ही है। बच्चा अपने बाप के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा और अगर तुम अपने बेटे को खुश देखना चाहती हो तो इसे वापस ताहिर के हवाले कर दो, तो हमारा बच्चा खुश रहेगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं ताहिर को बहुत सारी दौलत दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि वो मुराद को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेगा, एक गाड़ी ले लेगा। रुखसाना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बेटे की खातिर, इसी की खुशी की खातिर मुराद को इसके बाप के पास ले गई। ताहिर ने अपने बेटे को सीने से लगाया, मगर एक बार भी इसने रुखसाना की तरफ ना देखा।
शाकिर अली एक ब्लैंक चेक लेकर ताहिर के पास आया और इससे यही कहा कि मैं इसमें जितनी रकम लिखना चाहते हो लिख लो, इन पैसों से तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। लेकिन ताहिर ने वो चेक सर शाकिर साहब के सामने ही फाड़ दिया और कहा कि मैं अपने बेटे को अपनी कमाई से खिलाऊंगा, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। रुखसाना अपने बेटे से मिलने ज़रूर आती थी, लेकिन वो इस बात को पहचान चुकी थी कि मुराद को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। हालांकि मुराद तो अपनी माँ से मिलना भी नहीं चाहता था, मगर जब ताहिर अपने बेटे से यही कहता कि ये तुम्हारी माँ है और अपनी माँ से मिलना चाहिए, तब वो अपने बाप के कहने पर ही अपनी माँ से मिलता। मगर वो अपनी माँ को नफ़रत करने लग गया। इसे इस बात का गुस्सा था कि माँ ने मेरे बाप को क्यों छोड़ा। मेरा इतना अच्छा बाप जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, आज इस बात को 20 बरस गुजर चुके हैं। ताहिर ने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की और आज वो एक अच्छी पोस्ट पर है, जबकि शाकिर अली के साथ रुखसाना की ज़िंदगी बहुत अब ये अजीब है। वो बीवी कम और घर की मुलाजमत ज़्यादा महसूस होती है। शाकिर अली से इसकी कोई औलाद भी ना हो सकी और रुखसाना का बाप भी बेटी से लाताल्लुक़ हो चुका। वो अपनी बेटी पर बहुत खफा था कि इसने ताहिर को छोड़कर अपनी कंपनी के बॉस से क्यों शादी की। रुखसाना अक्सर अपने आप से यही सवाल करती कि मैं कहाँ गलत थी, ताहिर को छोड़ना मेरा ठीक फैसला था या फिर गलत। अगर शाकिर अली से शादी ना करती तो मेरे बेटे का इलाज ना होता, सारी ज़िंदगी मजबूर रहता। बेटे की खातिर मैंने अपने शौहर को छोड़ा, जो कि मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी। बेटा सेहत याब हुआ तो वापस अपने बाप के पास चला गया और मैं खाली हाथ रही। बेटा भी हाथ से गया और जो इंसान इतनी मोहब्बत के दावे करता था वो भी मुझे घर की नौकरानी ही समझता है। अगर मुझसे मोहब्बत करता तो मेरे साथ ये सलूक ना करता और मेरे बाद 2 मज़ीद शादियाँ भी ना करता। रुखसाना अक्सर यही सोचती है कि घाटे का सौदा तो मैंने किया, मेरे बेटे को अपना बाप मिल गया, साबका शौहर को अपना बेटा, मौजूदा शौहर भी अपनी बीवियों और बच्चों के साथ खुश है और इसे मेरी सूरत में मुफ्त में नौकरानी मिल गई। सबको सब कुछ मिल गया लेकिन मैं ही खाली हाथ रह गई। नाज़रीन, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अब कभी भी अपने घर को बर्बाद ना करें किसी की खातिर, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा पछतावा होता है। हमेशा सब्र और तहम्मुल से सोचें कि हम क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।